12th वाला का बता दो। सर्कुलर कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, क्या आंसर अलग आ रहा है। A circular coil of 50 turns. हाँ 15, हाँ ठीक है। A circular coil of 50 turns and radius इतना is placed in a uniform magnetic field of 4 Tesla normal to the plane of the coil. If the current normal to the plane of the coil है ना, so magnetic field ऐसा है, एरिया वेक्टर भी लेटर से तुम्हारा ऊपर की तरफ ऊपर है, या ऊपर होगा या तो नीचे होगा, तो m और b वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। तो टॉर्क जो है वो क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है ना। तो तुम्हारा साइन 0 या फिर साइन 180 दोनों तुम्हारा 0 ही होगा। समझ पा रहा है? क्लियर है? एमसीक्यू में और किसी का कोई डाउट? वीएसएक्यू में किसी का कोई डाउट था क्या? इसमें तो मेनली खाली डायरेक्शन वाले हैं। वीएसएक्यू में किसी का भी कोई डाउट नहीं है? ओके। एसएक्यू में 4th और 9th। In alpha particle and a proton, an alpha particle and a proton are moving in the plane of paper in a region where there is uniform magnetic field directed to the north. If the particles have equal linear momentum, तुम्हारे पास रेडियस का तुम्हारा फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने, तुम लोगों को मैंने बोला था आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एम वी बाई क्यू बी। यहाँ पर तुम्हारे को क्या दे रखा है, दोनों का लीनियर मोमेंटम इक्वल है। आर इज इक्वल टू है तुम्हारा एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। तो इसको m इंटू वी को किसके फॉर्मेट में लिख दोगे, लीनियर मोमेंटम के फॉर्मेट में, तो p डिवाइडेड बाई क्यू बी है। तो दोनों का क्या दे दिया, लीनियर मोमेंटम सेम है, यही दिया हुआ है, और सेम मैग्नेटिक फील्ड में दोनों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यानी कि दोनों के केस में p सेम है और b सेम है। तो रेडियस जो है वो डिपेंड कर जाएगा किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ चार्ज के ऊपर। r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q, तो आर पी बाई आर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अल्फा बाई क्यू पी। अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो जाता है 2e और प्रोटॉन का e, तो 2/1 आ गया। तुम्हारा क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द रेडियाई पूछा है ना। अच्छा आर अल्फा पहले, आर अल्फा बाई आर पी या फिर आर पी बाई आर अल्फा, अपने हिसाब से तुम इसको लिख लोगे। क्लियर है? नाइन हो गया, लिख लिया, ठीक है। 9th के बाद जो है कौन सा तरह है, 9th के बाद कौन सा है, 4th। लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, अ प्रोटॉन ट्रेवल्स ऐसा, ठीक है, पैरेलल टू द वायर फ्रॉम, कैलकुलेट द फोर्स विद विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर। अरे फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्यू वी बी, नहीं यहाँ पर, और मैग्नेटिक फील्ड जो है तुम्हारा किसकी वजह से आ रहा है, इस वायर की वजह से। किस डायरेक्शन में होगा, वायर की वजह से तुम्हारा हो जाएगा इनटू द प्लेन, है ना। v क्रॉस b, नीचे की तरफ है v और b तुम्हारा अंदर की तरफ है, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये टुवर्ड्स राइट, ये तुम्हारा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये कितना हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस v, मैग्नीट्यूड वाइज क्यू वी बी साइन थीटा, तो क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री। तुम्हारा वेलोसिटी नीचे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, तो ये सिंपली साइन 90। ये वाला वायर की वजह से तुम्हारा पॉइंट पी पे फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। तो फील्ड में जब तुम्हारा एक प्रोटॉन चलेगा, उसके पास वेलोसिटी होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है क्या हो जाता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो वेलोसिटी तुम्हारा नीचे की तरफ ऑलरेडी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो v और b के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये इसका मैग्नीट्यूड सीधा सीधा क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90। फोर्स का डायरेक्शन विद स्पेसिफाइड डायरेक्शन बोला है। ऑल राइट, क्यू वी क्रॉस बी, हाँ ठीक है। सो यहाँ पर से जो है ये प्रोटॉन ही है ना,
तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वी हो गया तुम्हारा कितना, 4 इंटू 10⁻6। अब तो खाली वैल्यू पुट करना है, हो जाएगा इंटू बी। बी तुम्हारा, अच्छा बी तुम्हारे को निकालना पड़ेगा। बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए क्या होता है, नहीं वो तो नहीं होता, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, है ना। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा 0.2 है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। सारे वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, हाँ तो ये तुम्हारा हो गया, क्लियर है, ओके। और कोई डाउट इसमें, बढ़े आगे। ऐसे Q2 में किसी का कोई डाउट, ऐसे Q2 में किसी का कोई भी डाउट। सिक्स्थ वाले का डायग्राम ये रहा, क्लियर नहीं आया था तुम्हारे में, ठीक है ना। किसी का कोई डाउट ऐसे Q2 में, कोई डाउट नहीं है, सारे हो गए थे एवरीवन। समृद्धि, टिशा और प्रियंका। प्रियंका तुम्हारा मैं सोच रही थी कि आज मैं पीएन जंक्शन वाला तुम्हारे को बताया भी था, आज आई क्यों नहीं, पीएन जंक्शन वाला मैं तुम्हारे को करवा देती ना। ओके, तो इसमें और किसी का कोई डाउट नहीं है, ये सब तुम्हारा पैरेलल वायर वाला है ना। लाइक करंट्स क्या करेंगे और अनलाइक करंट रिपेल, तो उसको हम लोग यूज करके फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। ऑल राइट, सो यहाँ पर तुम्हारे को लेंथ दे दिया, इंटू लेंथ कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, क्लियर है, ओके। गुड इवनिंग हिमानी, आज बहुत लेट कैसे हो गई। लॉन्ग आंसर तो खैर तुम्हारा ये नोन ही है सारा सब कुछ, तो किसी का कोई भी डाउट नहीं है, सारा सॉल्व हो गया था, सबने कंप्लीट किया है कि नहीं। डाउट तो तब आएगा कि जब कंप्लीट होगा, कंप्लीट हुआ था। कौन सा लॉन्ग वाला, शॉर्ट टू, शॉर्ट टू को निपटाओ जल्दी जल्दी, है ना। ओके, सो EMI हो गया था, अच्छा हम लोग AC करते हैं, AG इधर गया। हम लोग सिंगल सिंगल सर्किट सारा कंप्लीट कर ले, इंडक्टर रह रहा था ना हमारा, इंडक्टर हमारा रह रहा था, ओके जी। हाँ इंडक्टर के केस में ये डायग्राम बनाओ, ये मैथमेटिकल चीजों को लिखो, ये तुम्हारा यहाँ पर किरचॉफ्स लगाया है ना। ये नीचे वाले पॉइंट से लेटर से चलना शुरू करा, अक्रॉस द सोर्स तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है E0 sin ωt, और उसके बाद फिर तुम्हारा इंडक्टर के अक्रॉस तुम्हारा EMF इंड्यूस होता है वो कितना हो जाता है -LdI/dt। तो E0 sin ωt - LdI/dt इज इक्वल टू 0, तो dI/dt हो जाएगा हमारा E0 sin ωt। हमारे को चाहिए रहता करंट और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन चाहिए रहता, तो यहाँ पर I को इंटीग्रेट करके हम निकाल लेंगे, है ना। अभी तो तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट कर ले।
ये बताओ आज ये अनहोनी कैसे हो गया? तुमने बैग अपने गोद से उतार करके उस बेचारे को ऐसे ठंडे फ्लोर पे क्यों रखा? ओह, तुम्हारे को समर सीजन में गर्मी नहीं हो रहा था, अभी जो है इसका ये बैग पकड़े हुए रहता था। ये अगर कहीं पर भी जा रहा है तो ये बैग ऐसे पकड़ के तभी। अच्छा, अभिजय का भी यही है क्या? सपोर्ट मिल जाता है, अच्छा अच्छा, कॉपी के लिए। ये तो होता ही है। अच्छा, ऑल राइट। सो यहाँ पर तुम्हारा करंट का एक्सप्रेशन क्या आ गया? I इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस सी क्यू है तुम्हारा यहाँ पर विदाउट एनी लिमिट, हम लोग इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना? तो एक कांस्टेंट आ गया। अब करंट ऑन एन एवरेज जो तुम्हारा करंट फ्लो करता है एसी में, तुम्हारा क्या हो जाता है? एवरेज करंट जीरो। तो एवरेज करंट अगर तुम्हारा जीरो होना है तो इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? पहला वाला टर्म तो तुम्हारा जीरो हो जाएगा उसका एवरेज, लेकिन सी की वजह से कुछ ना कुछ एक टर्म आ जाएगा, तो सी को भी मजबूरन क्या होना पड़ेगा? जीरो, तभी जाकर के एवरेज करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल क्या आएगा? जीरो। ठीक है, सो यहाँ पर लिख लो एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा टी ओवर वन टाइम पीरियड इज जीरो, है ना? यहाँ पर ऐसे लिख लो एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा टी ओवर वन टाइम period is 0. Also average of I over one cycle is 0. Therefore C is equal to 0. Done. लिख लिया प्रवित? एक मिनट, इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ। सो अब जो है यहाँ पर हमारा ये टर्म कैसा आ जा रहा है? करंट के साथ वाला जो तुम्हारा टर्म है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा रोल प्ले कर रहा है आई नॉट का, है ना? सो I इज इक्वल टू आ जा रहा है तुम्हारा माइनस ऑफ आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, और आई नॉट जो है क्या है तुम्हारा? वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। अब ई नॉट का जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो है यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सो ओमेगा एल इज कॉल्ड एज एक्स एल इज इक्वल टू एक्स एल, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर है उसी को हम लोग कह देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना? सो एक्स एल इज ऑल्सो इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। फॉर डीसी एफ इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स एल इज इक्वल टू 0, है ना? तो तुम्हारा इंडक्टर जो है डीसी को फ्लो होने देता है अपने थ्रू, इस चीज को ध्यान रखना है हमारे को। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? और एक्सेल जो है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा सोर्स का वैसे वैसे एक्सेल भी जो है वो बढ़ता रहेगा। सो वैसे वैसे ये, अरे वहाँ आज ये चल रहा है अच्छे से। है सो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये आ जाएगा ऐसा।
ये हो गया तुम्हारा XL वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता रहेगा, यानी कि एसी को ये ब्लॉक करने की कोशिश करता है, और एसी का जितना हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ही ज्यादा ये ब्लॉक करेगा एसी को। ये डीसी को फ्लो करने देता है, एसी को सॉरी हाँ डीसी को फ्लो करने देता है, एसी को ब्लॉक करता है। ठीक है, लिखा सबने, है ना? एक सेकेंड, पेन ऐड कर दिया जाए, ऐड पेन, पेन थोड़ा ऐसा कर लीजिए। नाउ आई एम थोड़ा हैप्पी। ओके, तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि मैंने एसी में तुम लोगों को डायरी में लिखवाया था, कुछ भी लिखवाया था क्या? कैपेसिटर का लिखवा दिया था? कैपेसिटर का लिखवा दिया था, ग्राफ वगैरह भी बनवा दिया था, ठीक है। तो इंडक्टर, इंडक्टर के केस में तुम्हारा क्या हो जा रहा है? अच्छा, इंडक्टर तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, चलो ठीक है। एक्सएल लिख लो, एक्सएल हो जाता तुम्हारा ओमेगा एल विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, है ना? लेट्स DC2 फ्लो ब्लॉक्स AC, है ना? फॉर DC क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 0, देयरफॉर XL इज इक्वल टू 0, और XL वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो XL भी बढ़ेगा। डन, ओके। सो अब जो है ये तो हमारा हो गया है करंट वगैरह के बारे में, है ना? सो सोर्स वोल्टेज कैसा था हमारा? E नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा था। करंट जो है वो आ गया मेरा I इज इक्वल टू आई नॉट माइनस साइन के साथ कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी आया। अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहूँ कि करंट जो है किस तरीके से वेरी कर रहा है विद पोटेंशियल, तो यहाँ पर मुझे इसको सिमिलर फॉर्मेट में लाना है, यानी कि कॉस को किस में कन्वर्ट करना होगा? साइन। साथ के साथ ये माइनस साइन भी मेरे लिए ट्रबलिंग है। ऑल राइट, सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको एज माइनस ऑफ आई नॉट साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अब इस माइनस साइन को अंदर लेकर के जाएंगे, यहाँ पर मैं प्लस वाला नहीं यूज कर रही हूँ। प्लस वाला अगर यूज करती तो माइनस साइन को अंदर ले जाते तो क्या हो जाता? माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मेरा कोई मतलब नहीं बनता। सो ये हो गया तुम्हारा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यहां पर से अब मेरे को डायरेक्ट एक कंपैरिजन मिल जा रहा है इसके फेज में और इसके फेज में। करंट जो है वो पाई बाई टू से लैग कर जा रहा है। ऑल राइट, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर फेजर डायग्राम बनाएंगे, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग फेजर बनाएंगे तो एक हो जाएगा तुम्हारा ये ई का, अगर मैं फेजर बना दूं, ये हो गया तुम्हारा ई का फेजर। ई को हमने ऐसे लिखा है ना? अप्लाइड वोल्टेज का फेजर हो गया, वो बना रहा है कितना एंगल? ओमेगा टी। अब ई के ही फेजर से कितना नीचे हमारे को करंट का फेजर बनाना पड़ेगा? पाई बाई टू, और वो तुम्हारा उसके नीचे रहेगा। ऑलराइट, नीचे क्यों रहेगा? क्योंकि वो लैग कर रहा है, तो यहाँ पर ये लैग कर रहा है, तो ये रहा तुम्हारा करंट का फेजर। ये आ गया करंट का फेजर, इससे पाई बाई टू पीछे। ठीक, डन। लिख लिया, ओके। सो इसका वो टाइम वेरिएशन वाला ग्राफ भी बना लेते हैं।
है ना, सेम ग्राफ में तुम्हारे को सारा शो करना रहेगा। ऑलराइट, और इसके में जो है तुम्हारा ये नेगेटिव एक्सिस। ओके, सो ई जो है उसका वेरिएशन तो कैसा रहेगा, ई तो तुम्हारा सेम सिमिलर तरीके से ही रह रहा है, सब में हमने सोर्स का सेम ही रखा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्मेट में ही रखा है। ठीक है, ये तुम्हारा ई हो गया। अब करंट जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। करंट अगर लैग कर रहा है यानी कि ईएमएफ जब तुम्हारा जीरो हो रहा है तब करंट जो है वो नेगेटिव साइकिल का उसका पीक बन रहा है, ये चीज हो रहा है ना। ये ऐसे मार्क कर लिया मैंने। तो करंट जो है उसका नेगेटिव साइकिल में पीक बन रहा है, फिर वो यहाँ तक जाएगा, फिर ये इधर ऐसा π/2 का लैग शो कर रहे हैं, फिर ये ऐसा, और इसी तरीके से तुम्हारे को बनाना है ग्राफ, है ना। ऐसा नहीं कि गज बज करके कैसा सा भी कर दिया। तुम्हारे को जहां पर पीक आ रहा है ईएमएफ का वहां पर तुम्हारा करंट का वैल्यू जीरो हो जा रहा है, तो इस तरीके से डैश लाइन बना करके इस तरीके से तुम्हारे को करना है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ईएमएफ है तुम्हारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट है वो है तुम्हारा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। तो डायरी में जो है इंडक्टर के लिए ये दो इक्वेशंस को लिख करके, ये दोनों, ये फेजर डायग्राम और टाइम के साथ जो तुम्हारा वेरिएशन है उसको नोट कर लो, ई और आई। आज तनीषा नहीं है, अर्शिया नहीं है। तनीषा, अर्शिया, आर्यन, प्रियंका जी। कल तुम्हारा इवनिंग वाला क्लास हो पाएगा बाबू? इवनिंग वाला मिस होगा? हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो रहेगा ऑन द क्लास। क्या? हाँ, वो तो तुम्हारा मॉर्निंग वाला तो तुम्हारा अलग है। हाँ, वो तो कल का नहीं हो पाएगा। ठीक है। डन। ओके, सो ये हमारा इंडिविजुअल सर्किट्स का तो सारा सब कुछ हो गया। कैपेसिटर में जो है करंट लीड करता है और इंडक्टर में तुम्हारा पोटेंशियल। ठीक है, ऑल राइट। अब हमारा आ जाता है एलसीआर सीरीज सर्किट, है ना। एलसीआर सीरीज सर्किट अगर समझ जाओगे तो तुम्हारा एलआर सर्किट सीआर सर्किट जो भी देगा तो वो तुम्हारा इंडिविजुअली सॉल्व हो जाएगा। ऑल राइट, सो एलसीआर सीरीज सर्किट, ठीक है। सो यहाँ पर एल, सी और आर, यहाँ पर भी जो हमारा सोर्स है वो है तुम्हारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। एल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा हमारा वी एल, ये तुम्हारा वी सी, और ये तुम्हारा हो गया वी आर। यहाँ पर जो है तुम लोग एक चीज ध्यान देना, जैसे रेजिस्टर के अक्रॉस हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से सीरीज रेजिस्टर रहता था, तो V और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 कर देते थे ना, सीधा सीधा। ये चीज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पर फेजर के थ्रू हमारे को बनाना पड़ेगा। तुमको इतना ठंडा लग रहा है?
अचानक से अभी अभी तक ये नॉर्मल जैसे हम लोग थे वैसे बैठा हुआ, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, घस घस। अब खाली आँख इसका देख रहा है पतला सा। बॉडी में ठंड लग रहा है, ओ बॉडी में ठंड लग रहा है, तब तो फिर बॉडी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। शॉल रजाई रजाई भी ले आना था ना, मास्क और कितना चाहिए बेचारा। ओके सो क्या कब, हाँ नहीं, अगर वो बीन बैग अगर मैं लगाऊंगी भी तो वो मैं अपने लिए लगाऊंगी, हाँ वो मेरे लिए रहेगा वो, नहीं तो ऑल राइट। सो यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे अबाउट दी फेजर डायग्राम एंड ऑल, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग जनरली क्या कर देते हैं, जो तुम्हारा करंट के फेजर के अलॉन्ग यहाँ पर एक तो हमारा इम्पिडेंस डायग्राम बनेगा, है ना। इम्पिडेंस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पिडेंस, ठीक है। सो जनरल रिलेशन तुम्हारा क्या हो जाता है, जनरली तुम्हारा आई नॉट जो है वो ई नॉट बाई जेड, जेड हम लोग क्या देते हैं द इम्पिडेंस, द नेट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। खाली अगर रेजिस्टर है तो जेड का वैल्यू क्या हो जाता है आर, खाली अगर इंडक्टर है तो जेड का वैल्यू हो जाएगा एक्स एल, और खाली अगर कैपेसिटर है तो जेड का वैल्यू हो जाता है एक्स सी, ठीक है। एंड तुम्हारा ई अगर तुम्हारा है इन द फॉर्म ऑफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट आ जाता है हमारा इन द फॉर्म ऑफ आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव का वैल्यू हो जाता है 0 इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव, फाइव का वैल्यू रहता है तुम्हारा -π/2 इन केस ऑफ इंडक्टर, +π/2 इन केस ऑफ कैपेसिटर। ये सारा सब कुछ हमारे को पता है। तो यहाँ पर भी हम लोग बेसिकली z का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे और फाइव का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे जब हमारे पास कॉम्बिनेशन में रहेगा, है ना। इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर जब कॉम्बिनेशन में रहेगा तब हमारा z का वैल्यू और फाइव का वैल्यू क्या रहेगा वो चाहिए हमारे को। सो यहाँ हम ये इसको ले लेंगे इधर, ठीक है। सो इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल जो है जब हम लोग इम्पिडेंस डायग्राम बनाते हैं तब हम लोग आर रेजिस्टेंस को शो कर देते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तुम्हारा कैपेसिटर एक्स सी उसके इम्पिडेंस को शो कर देते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये आर है, और नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग शो कर देते हैं हम लोग एक्स एल। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके। तो यहाँ पर भी ये सारे तुम्हारे वेक्टर्स नहीं, इनको वेक्टर की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर तुम्हारे को तुम्हारा दो चीज रहेगा, एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल, और एक रहेगा तुम्हारा एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी। दोनों केसेस में तुम्हारा अंतर क्या रहेगा, जिसका इम्पिडेंस ज्यादा है तो सर्किट उसी का बिहेवियर की तरफ ज्यादा झुकाव शो करेगा। एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल अगर है तो तुम्हारा सर्किट जो है वो तुम्हारा ज्यादा कैपेसिटिव है, एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी है तो सर्किट तुम्हारा ज्यादा इंडक्टिव है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके। सो ये और चढ़ा ले, तुम एक काम करो ना, अखबार में बंद कर लो। बस वो साइड में ओह गॉड। ओके, सो एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल अगर होगा तो तुम्हारा पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या आ जाएगा, इसको हम लोग कह देंगे एक्स, एक्स हो जाएगा तुम्हारा एक्स सी माइनस एक्स एल, है ना। इन जनरल तुम्हारा एक्स हो जाता है एक्स सी माइनस एक्स एल या फिर एक्स एल माइनस। इस केस में तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये रेजिस्टर तो ऐसा ही रहेगा आर,
यहाँ पर भी रेजिस्टर तुम्हारा आर ऐसे ही रहेगा, और एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी में तुम्हारा क्या हो जाएगा, नीचे एक्स इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, दोनों को पैरेलली चला रहे हैं। अब हमारा नेट इम्पिडेंस हो जाएगा इनका वेक्टर सम। मैं इसके तरफ देख ही नहीं पा रही। सो जेड हो जाएगा हमारा इसका वीडियो रहना चाहिए कि तो ब्लोअर चढ़ रहा है उसके ऐसे करके आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर z हो जाएगा तुम्हारा अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर तुम्हारा ब्रैकेट वाला टर्म में, ब्रैकेट वाला टर्म जो है वो एनीवे क्या हो जा रहा है, तुम्हारा स्क्वायर हो जा रहा है ना। तो z के वैल्यू में, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग देखें तो z के वैल्यू में कोई खास अंतर नहीं आ रहा। मतलब अगर तुम्हारा ज्यादा कैपेसिटिव है तभी भी अगर तुमने गलती से एक्सएल माइनस एक्सी ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया तो तुम्हारा ये z का वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। लेकिन टेक्निकली तुम्हारे को पता होना चाहिए कि एक्सी अगर बड़ा है तो ये जो सर्किट है वो ज्यादा कैपेसिटिव है, और एक्सएल बड़ा है तो सर्किट ज्यादा इंडक्टिव है। सो ये तुम्हारा जनरल इम्पिडेंस ट्रायंगल हो गया, इम्पिडेंस ट्रायंगल। सो हम लोग इम्पिडेंस ट्रायंगल में क्या देखते हैं, जेड कितना एंगल बना रहा है विद योर ओह गॉड। हाँ अब तुम देखेबल लग रहे हो, अब मैं यहाँ पर पलट पा रही हूँ। ओह यू आर देखेबल नाउ, फाइन। सो इम्पिडेंस ट्रायंगल में तुम्हारा फाई जो है वो कैसा आ रहा है, फाई तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तुम्हारा जो एंगल बना रहा है वो किस सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो फाई तुम्हारा पॉजिटिव है यहाँ पर। फाई तो यहाँ पर अगर हमारे को फाई निकालना, टैन फाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई जेड, और दूसरे केस में तुम्हारा टैन फाई क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई जेड। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा फाई जो है वो कैसा सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में, तो फाई तुम्हारा नेगेटिव हो जा रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर। और यहाँ पर तुम्हारा फाई जो है वो पॉजिटिव है, ठीक। तो फाई का वैल्यू जो है हम लोग इम्पिडेंस ट्रायंगल के मदद से निकालेंगे। ये चीज जो तुम्हारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, यहाँ पर ये वाला तुम देख रहे हो, ऐसा एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जा रहा है जिसका हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, एक्सी माइनस एक्सएल, और दूसरे केस में जो है हाइपोटेन्यूज का वैल्यू जो है वो है तुम्हारा कितना, एक्सएल माइनस एक्सी। किसी को कोई भी कंफ्यूजन, एसी का मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो है तुम्हारा इम्पिडेंस ट्रायंगल की मदद से बन जाएगा, ठीक। सो यहाँ पर तुम्हारा फाई जो है वो तुम्हारा कैसा है, पॉजिटिव, और इधर फाई जो है वो तुम्हारा नेगेटिव है। समृद्धि, टिशा, हिमानी, सद्भव, क्लियर है क्या। ओके। सो ई अगर हमारा किस फॉर्मेट में है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो करंट जो है वो हो जाएगा तुम्हारा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इस केस में तुम जब फाई को भरोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई, और इस केस में जब तुम फाई को भरोगे तो आई इज इक्वल टू लिख दोगे आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई लिखोगे। समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर तो तुम्हारे को खाली क्या आ जाएगा, तुम्हारे को तो हमने तो मैग्नीट्यूड वाइज सारा सब कुछ पुट करा ना, लेकिन फाई को तुम कैसा पुट करोगे यहाँ पर, नेगेटिव। ऑलराइट। तो इस बार जो है प्योरली कैपेसिटर रहता तो करंट लीड करता बाई पाई बाई 2, लेकिन इस बार क्या है, पूरा प्योरली कैपेसिटिव है नहीं, रेजिस्टेंस
और साथ के साथ इंडक्टर भी जो है उसके इफेक्ट को क्या कर दे रहा है, थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर रहा है। ऑल राइट, लेकिन पूरे तरीके से भी नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से यहाँ पर करंट तो लीड कर रहा है, लेकिन π/2 जितना नहीं, उससे थोड़ा सा कम से लीड कर रहा है। ऑल राइट, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, प्योरली इंडक्टिव में करंट जो है वो लैग कर जाता था, कितना से, π/2 से। तो यहाँ पर जो है कोई एक इंटरमीडिएट एंगल से ये लैग करेगा, वो हम इम्पिडेंस ट्रायंगल की मदद से निकालेंगे। तुमको अभी याद कर करके। ओके, सो ये वाला हमारा हो गया। किसी को कोई डाउट? अब यहां पर तुम्हारे से क्या क्या पूछा जा सकता है, LR सर्किट, CR सर्किट। अगर LR सर्किट है तो वहां पर तुम्हारा क्या एब्सेंट रहेगा, कैपेसिटर, है ना। सो LR सर्किट के केस में तुम्हारा क्या आ जाएगा, सो LR सर्किट अगर तुम्हारे से पूछ जाता है तो तुम सीधा सीधा क्या करोगे, R शो करोगे और XL को नीचे शो कर दोगे, बस। तो यहाँ पर तुम्हारा ये Z बन जाएगा, Z जो है वो क्या हो जाएगा, √R² प्लस XL²। और इस बार तुम्हारा ये करंट वापस से लैग करेगा, करंट कितना से लैग करेगा, tan phi निकाल लोगे, क्या हो जाएगा वो तुम्हारा XL/R, है ना। एकदम सिमिलर चल रहा है, किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? और CR सर्किट, CR सर्किट, इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, R इधर और ऊपर XC, है ना। तो इस बार तुम्हारा Z जो है वो पॉजिटिव एंगल बनाएगा विथ R, है ना। सो अगेन तुम्हारा tan phi, यहाँ पर phi जो है वो तुम्हारा कैसा है, नेगेटिव है। tan phi इज इक्वल टू XC/R, इस बार तुम्हारा phi जो है वो तुम्हारा कैसा है, पॉजिटिव है, बस। ठीक है, और Z हो जाएगा तुम्हारा √R² प्लस XC का स्क्वायर। डन। हुआ रे, बताओ आगे। सो डायरी में मैंने LR प्योरली इंडक्टिव में आगे और लिखवाया था, हाँ ये वाला लिखवा दिया ना, ठीक है। सो LCR सीरीज सर्किट, अरे यार, मतलब इन जनरल सर्किट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ लिख दो LCR और LR और LC, LC नहीं RC, फिर CR सर्किट। Z हो जाएगा तुम्हारा √R² प्लस X², है ना। LR सर्किट के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू हो जाएगा XL, कोई डाउट? CR सर्किट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू XC। LCR में क्या हो जाएगा, इफ XC ग्रेटर देन XL तो X इज इक्वल टू XC माइनस XL, एंड if XL is less than if XL is greater than XC तो X is equal to XL minus XC, ठीक है। फिर तुम्हारा इम्पिडेंस ट्रायंगल बन जाएगा। इम्पिडेंस ट्रायंगल में तुम्हारा R को हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखना है। XC तुम्हारा रहेगा ऊपर, XL रहेगा तुम्हारा नीचे। अब डिपेंडिंग जैसा भी तुम्हारा बनेगा, उसके बाद फिर तुम्हारा यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल खाली लिख लो, बाकी तो तुम्हारे को समझ में आ ही जाएगा। इफ XL ग्रेटर देन XC तो यहाँ पर ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा तुम्हारा X इज इक्वल टू XC माइनस XL, यहाँ पर आ गया तुम्हारा R, और यहाँ पर ये आ जाएगा तुम्हारा Z, क्लियर है। और
फाई भी ध्यान रखना, आर और जेड के बीच का एंगल हो जाता है तुम्हारा फाई। ठीक है, तो tan फाई जो है वो इन जनरल क्या हो जाता है, x बाई आर। डाउट? अब आ जाता है हम लोगों का कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस में तुम्हारा क्या हो जाता है, रेजोनेंस में z इज मिनिमम। z का वैल्यू क्या हो जाता है तुम्हारा, z का वैल्यू हो जाता है अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, या फिर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तुम्हारे को अगर मिनिमम रखना है तो ये वाला टर्म हो जाना चाहिए 0। तो एक्स सी इज इक्वल टू एक्सएल, बहुत कॉमन सवाल होता है, कंडीशन फॉर प्रूव द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। एक्स सी क्या हो जाता है, ओमेगा सी। सुजय भी नहीं है आज, सुजय महाशय पता नहीं कहाँ है। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 बाई एल सी हो जाएगा, ये हो गया। कौन? और तुम उसका बोली कर रहे थे। ओ, मेरे को वही लगा कि ये बोली, ये तो बोला माना सा। ओके, और रेजोनेंट ये हो गया तुम्हारा रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल सी। क्लियर, ये तुम्हारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी अगर हो गया, देन जेड इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है हमारा, आर। तो ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट नहीं है। कंडीशन ऐसा बैठ रहा है सच दैट कि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, एक्स एल इज इक्वल टू जब एक्स सी हो जाना है। ठीक है, तो ऐसे में तुम्हारा z इज इक्वल टू आर अगर हो जा रहा है, तो r और z के बीच में किसी भी तरीके का तुम्हारा फेज डिफरेंस नहीं, मतलब कि यहाँ फाई एंगल नहीं बनेगा। तो फाई जो है वो भी तुम्हारा क्या आ जा रहा है, 0। यानी कि करंट और पोटेंशियल के बीच का कोई भी तुम्हारा फेज डिफरेंस नहीं होगा, है ना। ये पूरा का पूरा तुम डायरी में भी लिखो फटाफट, है ना। इन रेजोनेंस सर्किट, सो हम लोग कह सकते हैं दैट दी circuit behaves like a purely resistive circuit. क्यों हे भगवान। डन। ओके, सो ये सारा सब कुछ हमारा हो गया। अब आ जाता है हमारा पावर, पावर एंड एसी सर्किट। पावर एंड एसी सर्किट जो है वो सिंपली हमारा क्या आ जाता है, V इंटू ये एवरेज, ये तुम्हारा पावर जो है, पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट। एक मिनट, ये रहा, ये तो
करते हैं। ये रहा पावर इन एसी सर्किट। अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर का बात करें तो वो सिंपली क्या हो जाता है तुम्हारा आई इंटू वी। आई हो जाता है तुम्हारा आई एम, यहाँ पर आई एम क्या हो गया जिसको हमने आई नॉट से डिनोट करा है, ठीक है। तो इन जनरल क्या हो जा रहा है तुम्हारा आई को ले लिया एज आई एम कॉस ओमेगा टी इंटू वी हो गया तुम्हारा वी एम साइन ओमेगा टी। ऑल राइट, सो एक सेकेंड रुको, ये कुछ और बता रहा है क्या? हाँ ये प्योरली प्योरली वाले में बता रहा है, रुक जाओ बेटा, कहाँ गया इन जनरल वाला? रेजोनेंस वगैरह हो गया। हाँ ये पावर इन एसी सर्किट द पावर फैक्टर, हेडिंग दे दो। अच्छा ठीक है, पावर इन एसी सर्किट दी पावर फैक्टर, ठीक है। तो इन जनरल तुम्हारा क्या हो जाता है आई नॉट या फिर आई एम और आई नॉट दोनों सेम ही है। यहाँ पर जो है ये जो तुम्हारा वी एम है वो तुम्हारा क्या अप्लाइड पोटेंशियल का जो तुम्हारा पीक वैल्यू है, ठीक है। जेड हमारा इम्पिडेंस हो गया, tan फाइव वगैरह हमारे को पता है। अब इंस्टेंटेनियस पावर अगर चाहिए तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा v इंटू आई। v है तुम्हारा वी एम साइन ओमेगा टी के फॉर्मेट में, ऑल राइट। और जो इन जनरल जो तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाता है तुम्हारा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अग्रीड, ओके। तो आई एम वी एम को बाहर निकाल दिया और यहां पर हमने फॉर्मूला यूज कर लिया ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, है ना। वी एम आई एम बाहर निकाल दिया और क्या बचेगा हमारे पास साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है? तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है कॉस, नहीं साइन ए साइन बी है ये, तो वो हो जाता है तुम्हारा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, और इनटू में टू रहता है तो यहाँ पर ये टू नीचे आ गया, मैं बता दे रही हूँ। ये टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो जाता है कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, नहीं कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी हो जाता है एंड माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये हो जाता है तुम्हारा फॉर्मूला। क्लियर है? तो यहाँ पर खाली क्या है, यहाँ पर कैपिटल ए हम लोग मान लेंगे ओमेगा टी को और कैपिटल बी मान लेंगे हम लोग ओमेगा टी प्लस फाइव को। सो यहाँ पर से क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ पर ये टू का फैक्टर आ गया। क्लियर है? और कॉस ऑफ ए माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी गायब हुआ, कॉस ऑफ माइनस फाइव सेम एज कॉस फाइव, तो ये तुम्हारा कॉस फाइव रह गया। और साइन ऑफ और माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी अगर करोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये आ गया तुम्हारा कॉस ऑफ टू ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर तुम टाइम एवरेज करोगे तो ये तो तुम्हारा टाइम के साथ जो है एक कंप्लीट साइकिल में इस वाले टर्म का तो जो एवरेज है वो तो तुम्हारा जीरो होना ही है। हम लोगों ने प्रूविंग वगैरह ऑलरेडी कर रखा है, इंटीग्रेशन में किया था हम लोग ऑलरेडी, है ना। तो अगर हम लोग इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे ओवर वन टाइम पीरियड तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये दिस इज योर एवरेज पावर, ये ध्यान रखना, ये एवरेज पावर आ जाएगा हमारा सीधा सीधा वी एम आई एम डिवाइडेड बाई टू कॉस फाइव। ये फाइव जो है वो तो तुम्हारा फेज डिफरेंस है जो कि कांस्टेंट है, तो ये कॉस फाइव हमारे पास एज इट इज बचा हुआ रह जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर लिख सकते हो द एवरेज ओवर अ साइकिल is given by the average of the two terms in RHS. It is only the second term which is time dependent and its average is zero. Positive half of cosine cancels the negative half. इस चीज को लिख करके तुम मतलब इस चीज को लिखा जा सकता है ऑलराइट एक्सप्लेनेशन में। अब टू को जो है हमने क्या कर दिया वी एम डिवाइडेड बाई रूट टू इंटू आई एम डिवाइडेड बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव, तो ये आ गया तुम्हारा बेसिकली वी आर एम एस, एक सेकेंड, ये मेनली आया क्या है तुम्हारा वी आर एम एस आई आर एम एस
cos phi। क्लियर है? जिसको कैपिटल V डायरेक्टली लिख दिया, कैपिटल V इज नथिंग बट द RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड कैपिटल I इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट, है ना? यही रिलेशन आया था हमारा, ध्यान है क्या? एंड cos phi को हम लोग कह देते हैं एज पावर फैक्टर, और cos phi हमारा इम्पिडेंस ट्रायंगल की मदद से क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस तुम्हारा हमेशा R है और हाइपोटेन्यूज इज Z, तो cos phi जो पावर फैक्टर है वो हो जाता है तुम्हारा R/Z। ये सारी बातें क्लियर है ना बच्चे? हो गया? लिख लिया? थोड़ा सा ऊपर ये रहा। डन? सो पावर इन AC सर्किट, द पावर फैक्टर। लिखो डायरी में, है ना? सो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा? एवरेज पावर, एवरेज पावर आ जाता है हमारा VRMS IRMS cos of phi। Cos of phi is called as power factor which is equal to R/Z, है ना? For purely capacitive और purely inductive phi इज इक्वल टू क्या हो जाता है तुम्हारा? phi इज इक्वल टू +π/2 और -π/2 हो जाएगा। एंड इन ईदर केस, ये केसेस लिखो, एंड इन ईदर केस तुम्हारा cos of phi वुड बी इक्वल टू 0। तो पावर फैक्टर अगर तुम्हारा 0 हो जा रहा है, देयरफॉर एवरेज पावर जो तुम्हारा डिसिपेट होगा इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट, वो हो जा रहा है तुम्हारा 0। इसी को हम लोग कह देते हैं वॉटलेस करंट। एज इन जब प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो किसी भी तरीके का पावर डिसिपेशन नहीं हो रहा है AC के केस में, है ना? ठीक है, तो इसको लिख लो वॉटलेस करंट, है ना? वॉट नहीं आ रहा है, वॉटलेस करंट लिखिए बच्चा। अभी और लगाऊंगी, ठीक है? फिर प्योरली रेजिस्टिव या फिर एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, Z का वैल्यू क्या हो जा रहा है? R, तो phi का वैल्यू 0, यानी कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो रहा है। तो हमारे को क्या पता चल रहा है? जो भी पावर डिसिपेट हो रहा है वो तुम्हारा रेजिस्टर के अक्रॉस होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस नहीं होता। ऑल राइट, सो फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट phi इज इक्वल टू 0, तो cos phi इज इक्वल टू 1, है ना? तो P इज इक्वल टू VRMS IRMS के बराबर आ जाना है। तुम्हारा कोई दिक्कत है? तुमको कुछ दिक्कत हो जाएगा? तुम इस रूम में जो है गजब गजब काम कर रहे, माथा में तेल में लगा करके आया है कि तुम अब अगर बोलोगे कि नहीं मैं वो उधर उस स्लैब पे चढ़ के बैठ के लटक के अगर काम करूंगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। अरे ऐसे तुम माथा में मफलर वफलर को पीछे टिका करके ऐसे काम कर रहा है, थोड़ी देर बाद चेयर को पलट के उसके ऊपर पैर चढ़ा करके बोलो मैं काम तो कर रहा हूँ। ओह अच्छा, ये बात ओके। एंड
ना किसी का टोपी नहीं फेंकते। एलसीआर सर्किट में एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस क्या हो जा रहा है तुम्हारा, Z इज इक्वल टू R आ जा रहा है, तो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू 0, सेम एज दैट ऑफ प्योरली रेजिस्टिव, है ना। अगेन जो तुम्हारा एवरेज पावर डिसिपेशन, ये सब ना एवरेज पावर डिसिपेशन है, वो हो जा रहा है तुम्हारा VRMS इंटू IRMS। क्लियर है। और नॉर्मल किसी भी सर्किट में फाई का वैल्यू हमारा आएगा। क्लियर है क्या सबको, है ना। सो यहाँ पर हमारा मोरलेस खत्म हो गया है। अब आगे का ना मेरे को लग रहा है क्या रह रहा है तुम लोगों का, एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन एक रह रहा है, और थोड़ा सा क्वालिटी फैक्टर का रह रहा है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक रह रहा है, हम हमारा कल कंप्लीट करके, कल हमारा लेकिन ये शुरू रहेगा, क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। EM वेव्स में तुम्हारे को चलो कल मैं EM वेव्स ही निपटा देती हूँ। ये वेव्स छोटा सा है, निपट भी जाएगा कल। ठीक है, सेमीकंडक्टर तुम्हारा लास्ट चैप्टर करवा दो। हाँ, क्यों तुम सेमीकंडक्टर अटेंड नहीं किए थे, तो फिर तुम्हारा वाला बड़ा है ना, ऐसे तो तुम्हारा तुमने देखा था एक दिन का जो लेक्चर था पहले दिन में तुम्हारा बोर्ड्स का निपटा हुआ था।